हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ खुशी और आप सभी का खुशी की दुनिया में स्वागत है। और जैसा कि हमारा यूनिट 10 की प्लेलिस्ट चल रही थी, उसमें मैंने आपको सारी ट्राइब्स बता दी थी, उनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया था। अब उसके बाद हमको कुछ अदर ट्राइब्स पढ़नी थी और उनके ही साथ साथ हमको उनका कल्चरल, लिटरेचर और बहुत सारी चीज़ और पढ़नी है। बट सबसे पहले मैं अदर ट्राइब्स पढ़ाने से पहले, क्योंकि हमने बहुत सारी ट्राइब्स एक साथ पढ़ ली है, तो अब अदर ट्राइब्स में थोड़ा वीडियोस और दूसरी बना लूँ, उसके बाद फिर वो वाली वीडियो बनाऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का मतलब क्या है कि हमारा जो ट्राइब है, उन ट्राइब के लिए, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उन ट्राइब के लिए हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए हुए हैं, क्या क्या प्रोविजंस है, कौन से आर्टिकल उनसे रिलेटेड है और नहीं है। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्टली एक क्वेश्चन आता है हमारी एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, अगर आप इसको बार बार देखेंगे और अगर इसको बार बार रिविजन करेंगे तो बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा। अब जैसे कि फर्स्ट है डेफिनेशन रिलेटेड प्रोविजंस। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ेंगे। यहाँ पे एक वर्ड सबसे पहले क्लियर रखना कि शेड्यूल ट्राइब का मेंशन हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। शेड्यूल ट्राइब जो ये वर्ड है, इस वर्ड का मेंशन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। ये चीज ध्यान रखना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि शेड्यूल ट्राइब कहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है, तो आपको ये चीज माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि इस वर्ड का मेंशन कहीं नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 366 25। ठीक है, आर्टिकल नंबर 366 एंड 25 क्लोज 25, आर्टिकल नंबर 366 क्लोज 25। देखिए, मैं जैसे जैसे याद कराती जा रही हूँ, आपको वैसे वैसे याद करते जाना है। ग्रुप लिस्टेड इन 342(1) कंसिडर्ड एज एसटी। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मतलब आर्टिकल नंबर 366(25) में क्या बताया गया है कि ऐसे ग्रुप जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 342(1) में लिखे गए हैं, जो लिस्टेड हैं, वो सारे ग्रुप को हम मानेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, उन सारे ग्रुप को शेड्यूल्ड ट्राइब मानेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया कि मेंशन नहीं है इस वर्ड का, तो वहां पे भी मेंशन नहीं है कि शेड्यूल्ड ट्राइब क्या होती है। मेंशन नहीं है का मतलब ये होता है कि उसका मीनिंग शेड्यूल्ड ट्राइब क्या है, उसका मतलब कहीं भी मेंशन नहीं है। सिर्फ इतना बताया गया है कि जो भी ग्रुप्स 342(1) में डाले हुए हैं वो हमारी शेड्यूल ट्राइब होगी। बट शेड्यूल ट्राइब क्या होती है वो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो आर्टिकल नंबर 366(25) में लिखा है ग्रुप लिस्टेड इन 342(1) इज कंसिडर्ड एस एसटी। और ये जो 342(1) है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि कितने मतलब ट्राइब्स हमारी, कितने ग्रुप्स हमारी ऐसे लिस्टेड है इस 342(1) आर्टिकल में, और इनको कौन करेगा, इनको ऐड कौन करता है, मतलब इनको कौन बताता है, लिस्टेड कौन करता है, सूचीबद्ध कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट डिक्लेयर एनी ग्रुप एज एसटी बाय डिस्कशन विद गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट। ठीक है, 342(1) लिस्ट ऑफ एसटी टोटल 212। अभी हमारे आर्टिकल नंबर 342(1) में ऐसी कितनी ट्राइब्स लिस्टेड है, कितनी है, तो 212, 212, 212, 212, बार बार बोलिए, याद होगा। तो 342(1) में 212 ट्राइब लिस्टेड है। 342 दो, पार्लियामेंट कैन इंक्लूड एंड एक्सक्लूड एनी ग्रुप ऑफ लिस्ट। देखिए यहाँ पे दो चीज बताई गई है। क्या बताया गया है, 342 एक आर्टिकल है, इसके दो क्लोज है, एक है क्लोज 1 और एक है क्लोज 2। तो ये जो क्लोज 1 है, इसमें तो प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट जारी करता है एक लिस्ट। ठीक है, लिस्ट जारी करता है जिसमें वो ट्राइब को बताता है। ट्राइब को कैसे बताएगा, ऐसे ग्रुप को मेंशन कर देता है जिसको हम शेड्यूल ट्राइब कंसिडर करेंगे। ये हमारा है 342(1) में। और आर्टिकल नंबर 342(2) में क्या है, पार्लियामेंट। क्या है, पार्लियामेंट। इसमें ये बताया गया है कि पार्लियामेंट कोई भी ट्राइब को जो भी लिस्ट में है उनको इंक्लूड कर सकता है और एक्सक्लूड कर सकता है। ठीक है, तो अगर आर्टिकल आए कि प्रेसिडेंट को लिस्ट करने का आर्टिकल कौन सा है, तो 342(1। और पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो 342(2। ठीक है, लिस्ट कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट। बट उस लिस्ट में अगर कुछ इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, वो हमारा पार्लियामेंट कर सकता है, आर्टिकल नंबर 342(2). अब आते हैं कुछ आर्टिकल्स, जैसे कि आर्टिकल नंबर 17, 23, 24, 25 टू बी। ये कुछ आर्टिकल्स है जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारे सारे सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोविजंस है। कैसे प्रोविजंस है ये, सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोविजंस है। अब देखो आर्टिकल नंबर 17, हमको सबको पता है आर्टिकल नंबर 17 में क्या है, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या है, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। एससी एंड एसटी
प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। देखो एंड ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में दिया हुआ, आर्टिकल नंबर 17। 17 पे खतरा, खतरा किस चीज का है, अनटचेबिलिटी का, ठीक है। SC ST को सबसे ज्यादा क्या का खतरा होता है कि हमको ये अनटचेबल्स मानते हैं, जो जितने भी हायर सेक्शन है हमको क्या मानते हैं, अनटचेबल्स, तो उनको क्या है कि खतरा है कि ये हमको अनटचेबल्स मानते हैं, तो खतरा 17 याद रहेगा कि एंड ऑफ अनटचेबिलिटी किस में है, 17 में है। तो आर्टिकल नंबर जो 17 है इसमें एंड ऑफ अनटचेबिलिटी और अनटचेबल्स हम मतलब अगर देखा जाए तो अधिकतर मात्रा में SC ST इसको मानते हैं, तो इसलिए ये जो एक्ट है ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, SC ST से रिलेटेड है। और यहाँ पे दो एक्ट अनटचेबिलिटी से रिलेटेड दो गवर्नमेंट ने एक्ट लाया था। फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, सेकंड है SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। ये दोनों एक्ट याद रखना, वंस अगेन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 एंड ST ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। अब आता है आर्टिकल नंबर 23, एंड ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट 1976। अब यहाँ पे हमारा आर्टिकल नंबर 23 में क्या बताया, यहाँ पे दो चीज दी हुई है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 23 में दो चीज दी हुई है, फर्स्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड सेकंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है, फोर्स्ड लेबर। तो जैसे ही 23 आए हमको दो चीज माइंड में क्लिक होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए फोर्स्ड लेबर एंड सेकंड होना चाहिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये दोनों चीज एंड बताई गई है, मतलब इन दोनों चीज को हमें खत्म करना होगा, आर्टिकल नंबर 23 में लिखा हुआ है। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल एक एक्ट आया था, बॉन्डेड लेबर एक्ट एबोलिशन एक्ट 1976, याद रखना, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट कब आया था, 1955। SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट आया था 1989 और बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट आया था 1976। अब आता है आर्टिकल नंबर 24, बैंड लेबर बिलो 14 ईयर इन फैक्ट्री। अब देखो यहाँ पर फोर्स्ड लेबर है हमारा आर्टिकल नंबर 23 में, और आर्टिकल नंबर 24 में क्या बताया गया, बिलो 14 ईयर यानी चाइल्ड लेबर को बैन करना है, ठीक है। बिलो 14 ईयर के जो भी बच्चे रहेंगे वो फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते। तो दोनों चीजें अलग है, फोर्स लेबर बोला जाए तो 23 और बैंड लेबर बोला जाए तो सॉरी मतलब बिलो 14 ईयर के जो लेबर है उनको बैन कर दिया जाएगा, वो कहाँ पर है, आर्टिकल नंबर 24। अब आता है आर्टिकल नंबर 25B, एवरी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैज ऑलवेज बीन ओपन फॉर ऑल ग्रुप ऑफ सोसाइटी। यानी कोई भी अगर हमारा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे कि हमारे मंदिर हो गए, तो मंदिर में अगर मान लीजिए SC या ST के कोई भी इंसान जाता है तो हम उन्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि उनका भी राइट है उन मंदिर में जाने का। तो यही इसमें दिया गया है कि एवरी रिलीजियस इंस्टीट्यूट मतलब हर मंदिर या फिर जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, मंदिर को छोड़ कर जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर SC और ST को कोई भी रोक नहीं सकता, उनको अलाउ है, ठीक है। अब आता है प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन, वो कहीं पे आर्टिकल नंबर 15(4), स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और SC ST एंड OBC। 15(4) में क्या दिया हुआ है कि हमें SC ST और OBC, देखो यहाँ पे क्या SC ST एंड OBC, तो SC ST एंड OBC के लिए गवर्नमेंट सोशली और एजुकेशनली सपोर्ट करेगी, ठीक है। मतलब SC ST OBC जो ये क्लास है ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, तो इनके एडवांसमेंट के लिए सरकार कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। ये काय में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 15(4) में। और 15(5) में दिया हुआ है रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर OBC SC एंड ST। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर OBC ST और SC के लिए रिजर्व रहेगी सीटें, ठीक है, क्या रहेगी, सीट्स रिजर्व रहेगी, ये चीज ध्यान रखना। इसी के साथ हम एक और आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल नंबर 29(1). तो आर्टिकल नंबर 29(1) में क्या दिया हुआ है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैव राइट टू कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। क्या दिया हुआ है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैव राइट टू कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। अब एवरी सिटीजन, तो इसमें हमारे SC ST भी आ जाते हैं। अभी हम पर्टिकुलरली ट्राइब को पढ़ रहे हैं, तो अगर हम ST को लेकर पढ़े तो ST को भी उनकी लैंग्वेज, उनकी स्क्रिप्ट और उनके कल्चर को कंजर्व करने का राइट है, ये दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 29(1) में। अगर हम आर्टिकल नंबर 46 की बात करें तो ये DPSP है, स्टेट टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। अब देखो 15(4) और 46 देखा जाए तो लगभग सिमिलर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 15(4) में भी SC ST OBC के बारे में बात करी गई है कि अगर वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाया जाए। उसी प्रकार
46 में भी वही बात करी गई है, बट यहाँ पर वीकर सेक्शंस दिया हुआ है। वीकर सेक्शन का मतलब क्या होता है? वीकर सेक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर हमारा SC, ST और अदर वीकर सेक्शन, यानी यहाँ पर OBC नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर अदर वीकर सेक्शन लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि इसमें हमारी वुमेन्स आ जाएंगे, चिल्ड्रंस आ जाएंगे, और जितने भी सोसाइटी के वीकर सेक्शन है वो सारे आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर OBC नहीं, यहाँ पर OBC भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये सारी चीजें अदर वीकर सेक्शंस में आ जाती है। तो अदर वीकर सेक्शंस के एजुकेशनल और इकोनॉमिक राइट्स, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? सोशली और एजुकेशनली, और यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम इकोनॉमिकली और एजुकेशनली। तो अगर दोनों में डिफरेंस पूछा जाए तो क्या है? एक तो ये DPSP, यानी ये करे नहीं करे उनकी मर्जी, बट 15(4) में जो लिखा हो ये तो करना ही है। तो ये डिफरेंस है। यहाँ पे SC ST OBC दिया हुआ है, यहाँ पे SC ST और अदर वीकर सेक्शन दिया हुआ है। अब आता है आर्टिकल नंबर 350A, स्टडी इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। 350A में ये बताया गया है कि जो प्राइमरी स्टेज है वहां पर स्टूडेंट्स को, वहां पर बच्चों को उनकी प्राइमरी लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए। कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाया जाए? उनकी प्राइमरी लैंग्वेज में ही उनको पढ़ाया जाए। अब आते हैं प्रोविजंस रिलेटेड टू इकोनॉमिकल सिक्योरिटी। इसमें आता है आर्टिकल नंबर 244। तो 244 में क्या दिया हुआ है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया, यानी जितने भी हमारे शेड्यूल्ड एरिया हैं और जितने भी हमारे ट्राइबल्ड एरिया हैं उनके अंदर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसके सारे प्रावधान आर्टिकल नंबर 244 में बताए गए। अब 244 को भी हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, 244(1) एंड 244(2). तो 244(1) में बताया गया है और 244(2) में बताया गया है। क्या बताया गया है वो देखते हैं। देखो 244 में क्या है? जितने भी शेड्यूल्ड एरिया हैं एंड जितने भी ट्राइबल एरिया हैं उन सबका एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बताया गया है। अब इसमें भी दो प्रोविजन है, एक 1 प्रोविजन है और एक 2 प्रोविजन है। अब ये 1 प्रोविजन 2 प्रोविजन में क्या अंतर हुआ मैं आपको वो बताती हूँ। 1 में हमारा 5th शेड्यूल मेंशन है और 2 में हमारा 6th शेड्यूल मेंशन है, और 5th शेड्यूल में 10 स्टेट्स मेंशन है और 6th शेड्यूल में 4 स्टेट मेंशन है। वो कौन कौन से स्टेट है मैं आपको बताती हूँ। तो ये 4 स्टेट से A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम एंड M से मेघालय। ठीक है, ये 4 स्टेट से। इसकी मैंने ट्रिक लिखी है ATM, तो ATM और म को खींच दो तो ATM। ठीक है, तो ये और 10 स्टेट्स कौन कौन सी है वो भी मैं आपको लिख देती हूँ। फर्स्ट है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हमारी स्टेट्स यूपी को छोड़ के तो कौन कौन सी हो जाएगी? सेकंड गुजरात, थर्ड फिर हमारी महाराष्ट्र हो जाएगी, फोर्थ हो जाएगी हमारी राजस्थान। ठीक है, सिर्फ हम एक स्टेट छोड़ देंगे वो है हमारा यूपी, और फिफ्थ हो जाएगी हमारी छत्तीसगढ़। ठीक है, ये 5 स्टेट्स हमको याद हो गई। MP और MP से जुड़ी हुई स्टेट सिर्फ यूपी को छोड़कर। अब महाराष्ट्र से जुड़ी हुई स्टेट को देख लो हम इधर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई स्टेट को देख लो तो तेलंगाना। 7 हो गई। फिर 8वीं आती है हमारी झारखंड, झारखंड एंड 9th आती है उड़ीसा, और 10th आती है हमारी हिमाचल प्रदेश। कैसे हम इसको याद कर सकते हैं? हम इसको याद कर सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा मैप है इंडिया का और यहाँ पर है हमारा MP। ठीक है, यहीं पे कहीं पे हमारा MP है, ऐसे आप मान के चलिए। तो MP से जुड़ी हुई, यूपी को छोड़ के MP से जुड़ी हुई सारी स्टेट्स, यानी यहाँ गुजरात आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर हमारा राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान से नीचे हमारा गुजरात आ जाएगा, और गुजरात से नीचे हमारा महाराष्ट्र आ जाएगा। 3 स्टेट ये हो गई। ठीक है, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ हमारा AP आ जाएगा। 4 स्टेट। AP से जुड़ा हुआ हमारा तेलंगाना आ जाएगा। कितनी हो गई? 5 स्टेट। अब MP हमारा है, MP से जुड़ा हुआ यहाँ पर हमने छत्तीसगढ़ पढ़ लिया, और छत्तीसगढ़ से जुड़ा यहाँ पर उड़ीसा पढ़ लिया। कितनी स्टेट हो गई हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। ठीक है, अब अगर हम छत्तीसगढ़ से ऊपर जाते हैं तो हमारा यूपी छोड़कर हमको क्या देखना है? हमको झारखंड देखना है, और फिर झारखंड, बस इतना हमको यहाँ नीचे नीचे का इतना ही ध्यान रखना, और इसके बाद हम ऊपर चलेंगे हिमाचल प्रदेश को देखने। तो ये हमारी 10 स्टेट्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप मैपिंग के थ्रू याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब आता है आर्टिकल नंबर 275 में दिया हुआ है प्रोवाइड ग्रांट्स टू स्टेट मेंशन्ड इन शेड्यूल 5 एंड 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 275 रिलेटेड टू 244, यानी जितने भी 244 आर्टिकल में
244 आर्टिकल के क्लोज 1 क्लोज 2 यानी शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 में जितनी भी स्टेट्स मेंशन है यानी 10 ये और 4 ये 14, उनको जितने भी ग्रांट्स हमको देने पड़ेंगे यानी गवर्नमेंट उनको जो जो पैसा देगी जो जो ग्रांट्स देगी उसका मेंशन कहीं में है 275 में। अब आता है प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्विस, सर्विस से रिलेटेड प्रोविजंस। तो आर्टिकल नंबर 16 नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं। 16(4) रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर SC ST एंड OBC, यानी SC ST और OBC के बंदों को और बंदियों को रिजर्वेशन मिलेगा काई में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। 64A रिजर्वेशन एंड प्रमोशन फॉर SC ST। अब देखो हम रिजर्वेशन दे रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट में, ये तो ठीक था, बट प्रमोशन में भी उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ये कहां पर है? आर्टिकल नंबर 16(4)A में। प्रमोशन तो ठीक है, जो बैकलॉग सीट्स होती है उनको भी कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन है, वो है आर्टिकल 16(4)B में। ठीक है, वो कहीं में है, वो है आर्टिकल 16(4)B में। अब ये कैरी फॉरवर्ड रूल क्या होता है? मान लीजिए एक साल में 30 रिजर्व्ड सीट आई है, मान के चलिए, ठीक है। मान लीजिए 50 में से 30 रिजर्व्ड सीट है, अब ये 30 में से सिर्फ 20 भरी है, लेकिन 10 क्या हो गया? 10 बच गई हमारी। नेक्स्ट ईयर वापस 30 आती है, तो ये 30 में ये 10 और जोड़ेगी और ये 40 बन जाएगी। तो इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल, जो कि हमारा आर्टिकल नंबर 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 से जुड़ा गया है, और आर्टिकल नंबर 16(4)A हमने 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 के थ्रू जोड़ा गया है। अब आता है हमारा प्रोविजंस रिलेटेड टू पॉलिटिकल सिक्योरिटी। प्रोविजंस रिलेटेड टू पॉलिटिकल सिक्योरिटी, तो आर्टिकल नंबर 1641, इसमें हमारा ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट इन MP एंड झारखंड, 4 स्टेट से MP, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ये चारों स्टेट में ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट स्टेब्लिश करे जाएंगे। ये कहीं में बताया गया है, ये हमारा 164(1) में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 330 में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा, लोकसभा में SC ST के लिए, SC और ST के लिए सीट रिजर्व रहेगी, लोकसभा में SC ST के लिए सीट रिजर्व रहेगी। ये बताया गया है हमारा आर्टिकल नंबर 330 में। ठीक है, ये हमारा 330 में बताया गया है। अब इसमें अगर हम देखें कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा आर्टिकल नंबर 30, फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव आर्टिकल नंबर 332, तो SC की हमारे इंडिया में जो हमारे MP से जितने भी MPs, हमारे मध्य प्रदेश से जितने भी MPs यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए हैं लोकसभा में, उसमें SC के 84 मेंबर है और ST के 47 मेंबर है। ठीक है, सॉरी MP के 4 और ST के 6। ठीक है, SC के 4 मेंबर गए हैं लोकसभा में, मध्य प्रदेश से SC के और मध्य प्रदेश से ST के 6 मेंबर गए लोकसभा से। उसी प्रकार ओवरऑल इंडिया में SC के जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में वो 84 है और ST के 47 है। और हमारे यहाँ से भी जो 6 ST के मेंबर गए हैं लोकसभा में, वो 6 कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज से हैं हमको वो याद रखनी है। तो वो है शहडोल, मंडला, धार, खरगोन, बैतूल एंड रतलाम। कैसे याद रखेंगे? समाधि खबर। ठीक है, ये वर्ड ट्रिक है, समाधि खबर, समाधि खबर। तो समाधि खबर में स से शहडोल, म से मंडला, ध से धार, खबर का ख से खरगोन, ब से बैतूल और र से रतलाम। आर्टिकल नंबर 332 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेचर। अब जैसे यहाँ पे लोकसभा, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर में है, तो MP में ST की सीट कितनी है? 47। आर्टिकल नंबर 334 रिजर्वेशन इन लोकसभा विधानसभा फॉर SC ST ओनली फॉर 10 ईयर्स। देखो यहाँ पे टाइम पीरियड 332 और 330 में क्या बताया गया? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, बट इनका टाइम पीरियड काय में बताया गया? 334 में बताया गया है। ओके, अब आर्टिकल नंबर 339 प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन फॉर मेकिंग रिपोर्ट ऑन ट्राइबल वेलफेयर। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन फॉर मेकिंग रिपोर्ट ऑन ट्राइबल वेलफेयर। हमारे इंडिया में जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनका क्या करना है क्या नहीं करना, उनका जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसको बनाने का जो अपन बोल सकते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूट करने का जो राइट है वो प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, फिर 243D1 और 243D2, देन 243T1, 243D2 नहीं है, यहाँ पे T2 है ये। ठीक है, तो ये T कर लेना। कैसे? D 243D और 243T। पहले तो ये देखे चलो, 243 हमारे पंचायत से और म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड है। ठीक है, और 243D हमारे पंचायत से है और 243T हमारे म्यूनसिपालिटी से है। तो 243D1 में बताया गया है ST SC के इलेक्शंस
और 243D2 में बताया गया है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर फीमेल, यानी रिजर्वेशन ऑफ SC ST किसमें बताया गया है, D1 में, और फीमेल्स का रिजर्वेशन D2 में। ये पंचायत लेवल पर हो गया। उसी प्रकार म्युनिसिपैलिटीज में रिजर्वेशन ऑफ SC ST T1 में और फीमेल का रिजर्वेशन T2 में बताया गया। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसको पढ़ सकते हो। 333A में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, सॉरी शेड्यूल कास्ट। नेशनल कमीशन ऑफ फॉर शेड्यूल कास्ट किसमें दिया हुआ है हमारा, 338 में, और 338A में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ये हमारा ऐड करा गया था आर्टिकल नंबर 89, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 89 से, ठीक है, जो कि 2003 में आया था। तो हमारा ST का यानी शेड्यूल ट्राइब का नेशनल कमीशन कब बना था, 19 फरवरी 2004 में बना था। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इसकी एक पेरेंट वो है, क्या बोलते हैं उसको अपन, डिपार्टमेंट, इसका पेरेंट डिपार्टमेंट है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके 6 रीजनल हेडक्वार्टर है, जिसमें से एक भोपाल में है। इसमें अगर हम देखें तो मेंबर कितने हैं, 1+1+3, यानी एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर्स। 3 साल का इनका टाइम पीरियड रहता है। MP ट्राइबल कमीशन कब हुआ था, ये हमने नेशनल लेवल पर पढ़ लिया। MP ट्राइबल कमीशन कब स्टेब्लिश हुआ था, 29 जून 1995, जिसका एक्ट भी 1995 में ही आया था। अब हम कुछ कमिटीज है जो कि हमारी रिलेटेड है हमारे ST से, ठीक है। तो जैसे कि एल्विन कमेटी जो कब आई थी, 1959 में आई थी। लोकुर कमेटी जो कब आई थी, 1965 में। दिलीप भुरिया कमेटी 1991 में आई थी। 3 कमिटीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ST के पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट है एल्विन, सेकंड है लाकुर। इनको ज्यादा ध्यान नहीं रखना, बट जो इंपॉर्टेंट है वो है दिलीप भुरिया कमेटी जो 1991 में आई थी। कब आई थी, 1991 में आई थी। और 1991 में ये कमेटी आई तो थी, बट इसने ना पैसा एक्ट बनाया था, ठीक है। पैसा एक्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, दिलीप भुरिया कमेटी की सिफारिश पे पैसा एक्ट आया था, जो कि 1996 में आया था। और SC ST एक्ट देखो यहाँ पे ना कुछ एक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो है हमारा SC ST एक्ट 1989, पैसा एक्ट 1996 और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो ये ST का एक्ट था तो 2006, पैसा एक्ट 1996 और SC ST एक्ट 1989। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।